सम्यक क्रांति में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोरिया जिले के एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने काफी कम समय में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने नौकरी में रहते हुए भी सामाजिक क्षेत्रों में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। हमारे सामने बैठे हैं लांस नायक महेश मिश्रा जी। इनसे कुछ सवालात सम्यक क्रांति की ओर से किया जाएगा, जिनका हम इनसे बखूबी सही उत्तर लेना चाहेंगे और यह देखेंगे कि हमारे लांस नायक ने कम समय में किस तरह से इस नई मुकाम को हासिल किया है। महेश मिश्रा जी, आपका सम्यक क्रांति में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार। आप नौकरी में रहते हुए भी सामाजिक क्षेत्रों में बहुत सारे कार्य किए हैं, साथ ही कम समय में आपका नाम जिले से लेकर के प्रदेश स्तर तक पहुंचा है। आप इस चुनौतीपूर्ण कार्यों में रहते हुए भी इतना बहुमूल्य समय सामाजिक गतिविधियों में अक्सर दिया करते हैं। हम आपके बारे में विस्तार से जानने से पहले आपके प्रारंभिक जीवन के से जुड़े कुछ पहलुओं पर पूछना चाहेंगे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा और आपका प्रारंभिक जीवन कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का रहा हूँ और गांव से आता हूँ। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम खैरी ग्राम पंचायत ढकईपारा पटना के समीप स्थित है। वहीं मेरी जन्मभूमि है और पिताजी चूँकि शिक्षक रहे हैं और वर्तमान में व्याख्याता पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। बाबा जी हमारे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे और पिताजी शासकीय सेवा के दौरान चूंकि छत्तीसगढ़ में उनका रहना हुआ और यहीं हमारी जन्मभूमि है और जन्मभूमि के साथ मेरी कर्मभूमि भी अब यही है। तो गांव में जन्म लेने के बाद प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही शासकीय प्राथमिक शाला ढकईपारा में हुई। उसके बाद माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है वो पटना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से संपन्न हुई। मैंने जैसे ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण की है, 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात कॉलेज में शासकीय रामानुज प्रताप सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुंठपुर में BA प्रथम वर्ष में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया था। उसी वर्ष ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं इस सेवा में आया हूँ और जैसे इस सेवा में आया उससे पहले ही शिक्षा के दौरान मेरे मन में ये विचार था कि एक बार मैं जब 10वीं का एग्जाम देने जा रहा था तो एक सड़क दुर्घटना घटित हुई थी रास्ते में। मेरे साथ नहीं, किसी अन्य का दुर्घटना हुआ था। मैंने उस दुर्घटना को देखा तो हृदय बहुत ही द्रवित हुआ था। वो ऐसा वाकया था कि मेरे को ऐसा लगता था कि कैसे इस सड़क दुर्घटना पे रोक लग सके, इस पे कैसे क्या किया जाए कि लोगों को जो असमय काल के गाल में समा रहे असमय मृत्यु हो रही है वो ना हो। वो बहुत कष्टदायक वाकया था। उसके बाद जैसे मैंने इस सेवा में अपनी प्रवेश की है और उसके बाद यातायात में जब से मैं आया, अवसर मिला यातायात में आने का, तो मेरा पहला मन यही किया अब मैं इस पे कुछ करूं कि सड़क दुर्घटना पे रोक लग सके और लोग अधिक से अधिक जागरूक हो सकें, जिससे कि असमय होने वाली मौतों को रोका जा सके। नौकरी में आने के पहले जैसा आपने बताया कि आपका दिल द्रवित हुआ, उसी से आप प्रेरित होकर के ऐसा कार्य किए। क्योंकि अब आप वर्तमान में नौकरी में हैं और यातायात विभाग में पदस्थ हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस बीच आप जितने भी जनहित के कार्य करते हैं, कहीं आपको कोई प्रेशर वगैरह तो नहीं होता कि विभाग के कुछ नियम होते हैं? नहीं, देखिए, जनहित के जो कार्य होते हैं वो स्व प्रेरणा से प्रेरित होते हैं। उसमें कोई दबाव की नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूर्ण रूप से विभाग का हो, समाज का हो, जिले वासियों का हो, पूर्णतः सहयोग रहा है। जब जैसा जो कार्यक्रम मैंने संचालित किया है, किसी एक के बस की बात नहीं होती। किसी भी कैंप का आयोजन करना, शिविरों में कार्यक्रम करना, स्कूल कॉलेजों में आयोजन करना, हाट बाजारों में जाके जागरूकता शिविर चलाना,
पूर्ण रूप से आम जन से लेके विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग रहा है। मैं ये जनता पूछना चाहती है, जो हमारे दर्शक हैं उनके माध्यम से, कि वरिष्ठ अधिकारियों में जिस प्रकार आप यहाँ कार्य करते हैं, आपको समय मिल जाता है जन सेवा और नौकरी एक साथ? नहीं, मन में केवल इच्छा शक्ति लाइए, समय तो अपने आप निकलता है। आप जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं, जितना सीमित रहना चाहें उतना सीमित रह सकते हैं। अपने आप को आप जितना सामाजिक बना सकें उतने आप सामाजिक बना सकते हैं। समय कहीं कमी नहीं होती है, क्योंकि पूरा रात आपका है, यातायात दिन भर संचालित करना है, रात आपका है। रात में सोचिए नए दिन के लिए कि कल आपको क्या करना है, किन गतिविधियों को संचालित करना है, और उन गतिविधियों को संचालित करने के लिए किस प्रकार के संसाधन की आवश्यकता होगी, किस प्रकार से मैन पावर की आवश्यकता होगी। इन सब बातों की एक पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है। मन ही मन में पूरा विस्तार होता है, और चूंकि सब लोग आम जन इसमें बढ़ चढ़ कर जुड़ रहे हैं, इस जागरूकता अभियान मेरे द्वारा जो संचालित किया जा रहा है, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। जागरूकता अभियान आपके द्वारा विद्यालयों में चलाया गया था और समूचे क्षेत्र में इसकी प्रशंसा भी हुआ। साथ ही साथ विभिन्न अखबारों ने भी आपको स्थान दिया था। तो यातायात सुरक्षा के प्रति आप कितने जागरूकता के लिए कार्य किए हैं, उसका एक थोड़ा कम शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, यातायात एक ऐसा विषय वस्तु है जिससे कोई भी अछूता नहीं है। इस पृथ्वी लोक का कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बेरोजगार हो या नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो या मजदूर हो, किसी भी वर्ग का लोग, अमीर हो गरीब हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो यातायात से अछूता हो। अपने जीवन निर्वहन के दौरान हर किसी को यातायात से गुजरना होता है। तो जब तक आप नियमों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो निश्चित रूप से आपसे गलतियां होंगी। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि लोग यातायात के नियमों, संकेतों और चिन्हों को अच्छी तरह से जान लें, समझ लें, और अपने आवागमन के दौरान उन नियमों का पालन करें, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। जैसा कि लोग भी जानते हैं अधिकतर आपके बारे में कि आप सामाजिक गतिविधियों में बढ़चढ़ हिस्सा लेते हैं। सड़क में जो गड्ढे कोरिया जिले के विभिन्न मार्गों में, खासतौर पर घड़ी चौक वगैरह में थे, उसको आपने अपने खर्चों से भरवाया था। क्या आपको इसके लिए कहीं से और मदद मिली थी, आप अपने ही सेवा भाव से आपने ये कार्य किया? नहीं, देखिए, ये जो सड़क के गड्ढों की भरने की बात है, होता क्या है, हम दिन भर चौराहे पे खड़े रहते हैं। अब आप ड्यूटी के दौरान देख रहे हैं कि किसी गड्ढे में गिरने से किसी के हाथ में चोट लग रही, किसी के पैर में चोट लग रही, किसी के सिर में चोट लग रही, और लगातार वो गड्ढा जैसे लंबे समय तक बना हुआ है, आए दिन लोग गिर रहे हैं, तो कहीं न कहीं मन द्रवित हो गया, प्रभावित होता है। तो उस गड्ढे को भरने से अगर हम किसी के जान माल की रक्षा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से मैंने एक छोटा सा प्रयास किया। बहुत सड़कों के गड्ढे को सब तरफ से भर पाना मेरे व्यक्तिगत रूप से बस की बात नहीं है, लेकिन जो शहर के मुख्य चौराहों के गड्ढे हैं, तो मैंने कोशिश किया समय समय पर कि इन गड्ढों को भर दिया जाए। हो सकता है इससे किसी की जान बच जाए। अभी पूर्व एसपी जो थे, उनके द्वारा निजात अभियान चलाया गया था। निजात अभियान में आपकी क्या भूमिका रही है? देखिए, निजात अभियान एक ऐसा अभियान है जिले का, जिसमें जिले के हर घर, हर गांव, हर शहर के नागरिक, एक एक नागरिक जो हैं इस अभियान से जुड़े हैं। और एक ऐसा अभियान है जो किसी का घर उजड़ने से बचाने का कार्य कर रहा है। बिल्कुल, कोरिया पुलिस की एक अभिनव पहल है। इसमें क्या है, अगर किसी के घर में कोई नशे के आदी हैं, विगत 5-10 वर्षों से नशा कर रहे हैं, पहली बात तो अपना शारीरिक नुकसान पूर्णतः कर रहे हैं, आर्थिक नुकसान हो रहा है, घर टूटने के कगार पर हो रहे हैं, सामाजिक नुकसान हो रहा है, मान मर्यादा उनका समाप्त हो रहा है, नैतिक पतन हो रहा है। तो इन सब पतनों से बचने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है निजात अभियान। उसमें मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने चूंकि मुझे जोड़ा था,
और जहां भी इस अभियान का संचालन होता था, बड़े पैमाने पे होता था, वहां एक मंच संचालक की भूमिका का निर्वहन मैंने बखूबी रूप से किया है। बिल्कुल। साथ ही साथ महेश मिश्रा एक बहुत ही सुंदर वक्ता हैं और हम उनसे कुछ बिंदुओं पर और ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। महेश मिश्रा जी, आप हमें ये बताइए, आप विभिन्न यातायात के कार्यक्रमों में एक शानदार प्रस्तुति देते हैं, क्या आप इसका भी पोस्ट किए हैं कि आप ऐसे ही कर लेते हैं? नहीं, देखिए होता क्या है, करत करत अभ्यास के जड़मत बहुत सुजान वाली कहावत है। आप आए दिन किसी कार्य को अगर करते रहें तो आप नित्य नया सीखते हैं। इंसान कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता, तो जब आप किसी कार्य में लगे रहेंगे और निरंतर लगे रहेंगे, क्रमवार लगे रहेंगे, तो रोज आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, नई नई चीजें लोगों को देने के लिए मिलती हैं आपके पास। मैं भी कोशिश करता हूं कि अच्छी से अच्छी जानकारी एकत्रित करूं, लोगों को बताऊं और लोग उससे जागरूक हों, जिससे कि जनहित का कार्य हो सके। जैसा कि अभी वर्तमान में आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण और कोरिया जिले के लिए बहुत ही शानदार और आन बान शान की बात रही है, इस पर आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, किसी एक व्यक्ति का मैं नाम लूं तो उचित नहीं होगा। ये पूरे जिले और पूरे प्रदेशवासियों के लिए उनका सहयोग है, उनका साथ है, जो मैं इस मुकाम में पहुंचा हूं। हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, विभागीय हैं, अन्य विभागों से भी हैं, जिनका पूरा साथ और सहयोग मुझे निरंतर आशीर्वाद उनका मिलता रहा है। जिलेवासी हैं, जिले के संपूर्ण निवासियों को मैं कहूं, ये जो सम्मान है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो मुझे प्राप्त हुई है, ये कोरिया जिले का सम्मान है, मेरा व्यक्तिगत कोई सम्मान नहीं है। क्योंकि मैं जिले का निवासी हूं और एक जिले के निवासी होने के नाते मैं इस सम्मान का श्रेय पूरे जिलेवासियों को देता हूं। जैसा कि आप विद्यार्थियों के भी मतलब प्रिय रहे हैं, खास तौर पर आपको देखा जाए तो स्कूली विद्यार्थी आपको बहुत पसंद करते हैं, तो आप उनको अपने इस क्या मंतव्य देना चाहते हैं या उनको आप क्या बताना चाहते हैं कि समाज सेवा करते हुए आप कार्य करें, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर हों, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का एक ऐसा समय होता है जो आप उस समय सीखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, जीवन भर आपके दिमाग में घूमता है। हम आप सभी जान रहे हैं, विद्या अर्जन के दौरान जो विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से आपने जो लोगों को, छात्रों को सीख दी है, वो सीख जीवन भर अमल में लाते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हों, क्योंकि मैं जब कार्यक्रम देने जाता हूं स्कूल कॉलेजों में, तो थोड़ा लंबा समय मेरा कार्यक्रम चलता है, तो विद्यार्थी जो है सीधे इंटरेक्ट होते हैं, व्यक्तिगत जुड़ाव उनका हो जाता है। और कई अवसरों पर ऐसा होता है कि 2 घंटा कार्यक्रम देने के बाद 1 घंटा तक फोटोग्राफी करते हैं। तो ये दौर चलते रहता है। उसमें क्या है, लोगों का, बच्चों का सीधे जुड़ाव होता है, व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेते हैं कि अब उनको हो सकता है कि अपना समझाने का तरीका अच्छा लगता हो, बताने का तरीका अच्छा होता है, या जो जानकारी प्रदान की गई उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होती हो। तो ये जो है क्रम चलते रहता है और मैंने कोशिश की है कि जिले के किसी भी स्कूल को न छोड़ूं, कॉलेज को न छोड़ूं, सभी तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत ही शानदार। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, उस पर हमसे आप कुछ पूछना चाहते हैं। ये ट्रैफिक मैन शब्द आपको सबसे पहले किसने दिया? ट्रैफिक मैन, यहाँ तो और भी लोग, लेकिन किसी के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन आपके लिए ट्रैफिक मैन के नाम से मशहूर आप कैसे हुए? ट्रैफिक मैन का जो शब्द है, क्योंकि मैं भी इसको मीडिया के माध्यम से ही जान रहा हूँ और मेरे ख्याल से ये मीडिया की ही देन है। जो कोरिया जिले की सम्मानीय मीडिया के पदाधिकारी हैं, उन्होंने ही ट्रैफिक मैन की ये जो उपाधि है कह लीजिए या शब्द है, इसका इजाद इन्होंने ही किया है।
और व्यापक रूप से इस शब्द का उपयोग आए दिन अखबारों में आप देख रहे हैं। तो ये पूर्णतः कोरिया जिले के संबंधित मीडिया का पदाधिकारी। बहुत शानदार। यातायात जो नियम होते हैं जी, उसके महत्वपूर्ण पहलू भी होते हैं, ठीक है, लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि अक्सर नाबालिग वाहन चलाते हुए जी सड़कों पर नजर आ जाएंगे। बिल्कुल। आप उनके लिए क्या करते हैं? देखिए, नाबालिग के लिए ही मैं मैक्सिमम काम उसी में कर रहा हूँ, अधिकतम। हर स्कूल कॉलेज में जाकर जो वहाँ के बच्चे होते हैं वो नाबालिग ही होते हैं। खासकर स्कूलों के जो बच्चे हैं 12th स्टैंडर्ड तक के, वो सभी नाबालिग होते हैं। आजकल युवाओं में बिल्कुल शौक आ गई है कि हम स्टाइलिश वाहन चलाएं, तेज गति की वाहन चलाएं, और खासकर स्कूल में पढ़ने के दौरान ही उनके मन में ये बातें आती हैं कि हम वाहन चालन करें। एक ललक रहती है जी। तो उस चीज में, उस समय में उनको ये बताना अनिवार्य है कि आप वाहन चालन करने के पात्र हो जाएं। जैसे ही आपकी उम्र 18 साल हो, आप वैध ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें किसी एक अच्छे वाहन चालक के साथ जो लाइसेंसधारी हो। पहले आप गाड़ी ग्राउंड में सीख लें, लर्निंग लाइसेंस बनवाएं, लर्निंग लाइसेंस के बाद और अच्छे से सीखें, उसके बाद फिर जब परमानेंट आपका लाइसेंस बन जाए तब आप सड़कों पे गाड़ी लेके आए। तो निश्चित रूप से तब तक आप पूर्णतः परिपक्व हो जाएंगे और नियमों की जानकारी भी आप तक पहुंच जाएगी। तो पूरा प्रयास मेरा यह रहता है कि नाबालिगों को अधिक से अधिक जानकारी दें, क्योंकि उस दौरान क्या है, गाड़ियों में एक्सीलेटर दिया है, आप जितना दबा लीजिए, तो एक ललक रहती है कि मैं और कितना तेज चला सकता हूँ, अरे ये तो दबाने से और भाग रहा है। उस दौरान दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा रहती है, और ऐसे दुर्घटनाओं में मृत्यु के आंकड़े भी अधिक रहते हैं। बिल्कुल। खासकर भारत देश की मैं बात करूं तो एक साल में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं घटित होती हैं। 1.5 लाख लोग असमय काल के गाल में समा रहे हैं, असमय मौत हो रही है। इतने बड़े तादाद में मौत और किसी आंकड़ों में नहीं हो रही। अपने जिले की बात करूं तो विगत 3 वर्षों में 2019 की बात करूं तो 133 मौत, 2020 में 128 मौत, 2021 में आंकड़ा बढ़े हैं, 169 मौत सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, उसमें हुई है। 169 लोग एक साल में सड़क दुर्घटना में मर रहे हैं। जबकि वैश्विक महामारी कोविड-19 को अगर आप तुलनात्मक रूप से ले लीजिए, जो व्यापक रूप से प्रभावी रहा है, इसमें हमारे जिले में विगत 2 वर्षों में जितने मौतें नहीं हुई हैं उससे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इसीलिए मैंने पूरा प्रयास किया है कि यह सड़क दुर्घटना किस तरह से कम हो, कैसे लोगों की जान माल की रक्षा की जा सके, इसके लिए सार्थक पहल हम कर रहे हैं। बिल्कुल महेश जी। कोविड-19 के समय देखा जाए तो चारों तरफ लॉकडाउन था, शहर भी बंद था। ऐसी स्थिति में लोगों के सम्मुख अपनी दैनिक दिनचर्या, खासतौर पर आर्थिकता की बात करें तो जूझ रहे थे, खासतौर पर जो गरीब लोग जूझ रहे थे। आपने उन लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कार्य किया, खाद्यान्न की आपने उनको पहुंचाया, और तरह तरह के जो भी जितना भी आपसे बन सका उस दौरान आपने कार्य किया। इस पर दर्शक ये पूछना चाहते हैं कि आप इतने एक्टिव कैसे रह सकते हैं, कि आप इस क्षेत्र में भी आप पहुंच गए? कारण ये है कि कोविड-19 के दौरान जब संपूर्ण लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन कुछ ज्यादा लंबे समय तक चल रहा था। उस समय जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग कह लीजिए, जिनके पास रोज कमाने खाने की नौबत रहती है, बिल्कुल लंबे समय के लॉकडाउन के बाद कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हुई, उनके पास समस्या उत्पन्न हो गई परिवार चलाने की। तो जो घड़ी चौराहे पे मोची का कार्य करते हैं, उन्होंने उस लॉकडाउन में प्रतिबंध के बावजूद अपनी दुकानें खोली। अब हमारा काम ये था कि हम उनको उठा के और घर भेज दें। बिल्कुल ठीक है। मैंने सोचा इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, और हो सकता है कल फिर यही काम हो। बिल्कुल। तो जो भी मोची थे वहां, उन्हें मैंने बोला कि भाई आप अपना 1 महीने का राशन ले लीजिए और घर चले जाइए, और लॉकडाउन तक आप कृपया करके दुकान ना खोलें, क्योंकि मोची का कार्य ऐसा है
कि हर किसी से आपको संपर्क में आना है। हो सकता है उस दौरान कोई संक्रमित व्यक्ति आ जाए और उनके संपर्क में आने से उनका खुद का और घर परिवार का नुकसान। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक भी बात है कि आप खुद को मतलब संक्रमण से बचाते हुए आपने कैसे इस कार्य को किया, क्योंकि उस समय तो किसी से भी दूरी बना करके रहना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कैसे अपने को इस कोविड काल के जैसे संक्रमण में, जब लोग किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते थे, उस दौरान आप सड़कों पे दिखाई देते थे? देखिए क्या है, हम सभी जो कह लीजिए स्वास्थ्य है, पुलिस है और अपना नगर सेना विभाग है, ये जो फ्रंट लाइन वर्कर थे, आपको कार्य करना है और आपका काम ये लोगों के जान माल की रक्षा करना। बिल्कुल। तो आप जिम्मेदारियों से नहीं हट सकते, आपको जिम्मेदारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और लोगों के लिए उदाहरण बनना है। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य विभाग ने बखूबी कार्य को अंजाम दिया है, पुलिस विभाग ने हो, नगर सेना हो, आपके आपदा मोचन बल हो, जिन्होंने भी इस विभिन्न मैं कहना चाहूंगा सामाजिक संगठन है जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है इस कोविड-19 के दौरान लोगों के जीविकोपार्जन के लिए, जीवोत्थान के लिए, माने ऐसा कार्य किए हैं। लोग बढ़ चढ़कर आगे आए और कई लोगों ने इस कोविड-19 के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर देश को बचाने का कार्य किया है। बिल्कुल। एक प्रश्न ये भी है यहाँ पे कि इस दौरान देखा जाए तो लोगों में एक जागरूकता आई। जागरूकता के लिए आप लोगों ने तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, पुलिस की सराहनीय भूमिका रही है। उस दौरान जब देश में लॉकडाउन की स्थिति थी, उस दौरान पुलिस विभाग ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। लांस नायक महेश मिश्रा जी, आपको जो वर्तमान में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है अन्य लोगों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए? नहीं, देखिए मैं केवल और केवल यही कहूंगा, ये जो नाम है, आप अगर काम करते चले जाइए तो कारवां आपके साथ जुड़ता जाता है। बिल्कुल। तो मनुष्य को अपना संपूर्ण देना चाहिए, जितना हमसे हो सके। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता है, लेकिन हम में जो काबिलियत है, कह लीजिए जो क्षमता है, वो सामने परोसना चाहिए, छिपा के नहीं रखना चाहिए। तो आप अपने कार्यों को करते रहिए और जब कार्य करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ एक नाम जुड़ता चला जाएगा। बिल्कुल महेश मिश्रा जी, आप अंतिम शब्दों में कुछ उद्बोधन दीजिए जो हमारे दर्शकों के लिए प्रेरणादायी हो। हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। बस मेरा एक ही निवेदन है कि एक बहुत आसान सा तरीका सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए मैं बताना चाहूंगा, जो सबको मालूम है पर करते कम है। तरीका यह है कि आप वाहन चालन के दौरान केवल और केवल अपने वाहन की गति को नियंत्रित करके चलें। उसी से 50% सड़क दुर्घटना कम हो जाएगी। 50% जो सड़क दुर्घटना है लापरवाही के कारण होती है। अगर आप सचेत रहें, सजग रहें, सुरक्षित रहें और गति को नियंत्रित करिए। गति का फार्मूला मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपनी गाड़ी का स्पीड 40 की गति में रखा हुआ है, सड़क दुर्घटना घटित होती है तो बहुत अधिक चांस है, तो 40% उम्मीद है कि आपकी जान जा सकती है, 60% आपकी जान बच सकती है। लेकिन यदि आपने अपनी गाड़ी का स्पीड 80 पर रखा है और सड़क दुर्घटना घटित होती है तो 80% उम्मीद है कि आपकी मौत हो सकती है, 20% उम्मीद है कि आप बच सकते हैं। और यदि आपने अपनी गाड़ी की स्पीड 100 की गति से ऊपर रखी है तो 100% उम्मीद रहती है कि आपकी जान को खतरा है। बिल्कुल। इसलिए मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि आप नियंत्रित गति से चलें, सुरक्षित गति से चलें, नियमों का पालन करें। बिल्कुल हमारा जिला, हमारा राज्य, हमारा देश सड़क दुर्घटना में कमी लाने में सफल होगा। बहुत शानदार। हमारे बीच थे लांस नायक महेश मिश्रा। इन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन से लेकर के जितने भी इन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं उसका इन्होंने बखूबी जवाब दिया है और हमारे दर्शकों के लिए भी उन्होंने एक शानदार संदेश दिया है जिसका पालन संभवतः सबके सब करें। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। नमस्कार।